और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लामीज थ्योरम और कूलॉम्स लॉ एंड पेंडुलम टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लामीज थ्योरम बताता हूं कि लामीज थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले तो याद रखो, जो लामी है किसी मैथमेटिशियन या फिजिशियन का नाम है, ऐसे मान लो, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था या क्या प्रूफ किया था कि अगर इफ देयर आर थ्री फोर्सेस, ये थ्री वेक्टर्स हैं, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर्स, तो यहां पर हम फोर्स की बात करेंगे। इफ देयर आर थ्री फोर्सेस एंड ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, और सारे के सारे तीनों फोर्सेस किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। जैसे मान लो मैंने क्या करा, ये तीन फोर्स लिया, ये मान लो F1 लिया, ये सपोज करो F2 लिया, और एक फोर्स मैंने F3 लिया। वी हैव टेकन दीज थ्री फोर्सेस। मान लो F1 के ऑपोजिट एंगल ले लिया मैंने अल्फा, और F2 बीटा, और F3 का एंगल ले लिया मान लो मैंने गामा। यानी अभी हम जो कर रहे हैं वो लामीज थ्योरम कर रहे हैं। तो पहले मैं यहां लिख दूं लामीज थ्योरम, आपको नोट भी करना है। तो ये तीन फोर्सेस है, मान लो F1, F2 और F3, और अल्फा बीटा गामा, ये जो मैंने एंगल्स लिए हैं, अल्फा लिया है F2 और F3 के बीच में, और बीटा ले लिया F1 और F3 के बीच में, यानी कि F2 के ऑपोजिट और F3 के ऑपोजिट जो एंगल लिया है वो मैंने गामा लिया है। तो यहां पर ये तीनों फोर्सेस जो है, यानी कि F1 और F2 और F3, ऑल थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इन तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। तो ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसको हम बोलेंगे तो इनका वेक्टर सम जो है वो 0 है। अगर मैं इसको एक डायग्राम से दिखाऊं, यानी कि ट्राइंगल से दिखाऊं, तो इसमें से ये वेक्टर हो गया F1, ये वेक्टर हो गया F2, और ये वेक्टर हो गया F3, यानी गए और वापस लौट के आए वहीं। तो तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, 0। इसको अगर इस डायग्राम से दिखाऊं तो इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बोलेंगे तो F2 और F3 के बीच का एंगल क्या है, F1 और F2 के बीच का एंगल। यहां पर देखो क्या लिखा था, F1 और F2 के बीच का एंगल क्या लिया था मैंने, गामा, यानी कि ये एंगल लेंगे यहां पर गामा, F3 के ऑपोजिट। ऐसे ही अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ऐसे एक्सटेंड करूं, तो यहां पर क्या होगा, F1 के ऑपोजिट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो एंगल हुआ वो F2 और F3 के बीच का एंगल हुआ, यानी कि F1 के ऑपोजिट हुआ, तो वो मैंने दिखाया यहां पर अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं ऐसे F3 के लाइन को, वेक्टर F3 के लाइन को, तो ये जो एंगल हो गया F3 और F1 के बीच में, ये वाला एंगल हो गया। और यहां से देखो किसका एंगल है, F3 और F1, F3 और F1 के बीच का एंगल है बीटा, यानी कि F2 के ऑपोजिट एंगल है बीटा। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं इस ट्राइंगल से। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है कि इफ देयर आर थ्री फोर्सेस, इफ देयर आर थ्री फोर्सेस एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम, if there are three forces and they are in equilibrium, then इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों का वेक्टर सम 0। देन क्या बोलेंगे, ये चीज F1 अपॉन, और F1 का अपोजिट एंगल क्या देखो अल्फा, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा F2 अपॉन साइन बीटा के, यानी कि F2 के अपोजिट एंगल बीटा है, और F3 के अपोजिट एंगल है गामा, तो साइन गामा। यानी ये तीनों जो होते हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इज कॉल्ड लामीज थ्योरम। समझ में आ गया, लामीज थ्योरम कब यूज करते हैं, जब फोर्सेस जो होंगी, इफ देयर आर थ्री फोर्सेस एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम, और वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, और F1 के अपोजिट एंगल मान लो अल्फा ले लिया, F2 के अपोजिट मैंने बीटा ले लिया, और F3 के अपोजिट मैंने एंगल गामा ले लिया। तो ये कह रहा है कि ये तीनों फोर्सेस, इसको मैं ऐसे भी डायग्राम से दिखा सकता हूं जैसे मैंने समझाया आपको, यानी कि F1 इस लाइन पे है, F2 इस लाइन पे है, तो ये इनके बीच का एंगल हो गया। ऐसे ही ये F2 इस लाइन पे है, F3 इस लाइन पे है, कि इसके बीच का एंगल ये हो गया, इन वेक्टर्स के बीच का एंगल।
ऐसे F3 इस लाइन पे है, F2 इस लाइन पे है, तो इनके बीच का एंगल गामा बीटा हो गया। तो इसको मैंने ऐसे भी दिखा दिया, यानी कि याद रखो कि F1 के ऑपोजिट एंगल है अल्फा, F2 के ऑपोजिट एंगल है बीटा और F3 के ऑपोजिट एंगल है गामा। ठीक, तो लामी थ्योरम क्या कहता है कि अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, F1, F2 और F3, तो F1 और F1 के ऑपोजिट जो एंगल है यानी कि अल्फा, उसका साइन, F2 के ऑपोजिट एंगल क्या है बीटा, उसका साइन गामा, साइन गामा, यानी कि इन तीनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम लामीज थ्योरम कहते हैं। ये सिर्फ तीन फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, व्हेन देयर आर थ्री फोर्सेस एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो अभी मैं आपको पेंडुलम टाइप क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा। उस पेंडुलम टाइप क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं, अगर पेंडुलम का बॉब इक्विलिब्रियम में है तो लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम में है तो लामीज थ्योरम भी लगा सकते हैं और कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं, है ना। यानी कि इसको हम लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं और कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके बताता हूं और उसमें एक आध क्वेश्चन हम लामीज थ्योरम से भी कर लेंगे। तो देखो अब हम शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ एंड पेंडुलम टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपको लामीज थ्योरम समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं, और जब तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो, नहीं तो हम कंपोनेंट्स को फॉर्म में रिजॉल्व करके तो हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता ही है, ये हमने किया था पहले के लेक्चर्स में। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देखते हैं सिंपल पेंडुलम और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। तो ये पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा लामीज थ्योरम क्या होता है, स्टेटमेंट और इसका फार्मूला, और कंसेप्ट समझ लिया होगा अच्छे से कि लामीज थ्योरम क्या होता है। अब हम लामीज थ्योरम को थोड़ा सा यूज करेंगे बाद में। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल पेंडुलम टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, कूलम्ब्स लॉ एंड सिंपल पेंडुलम टाइप्स, फिर उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके करेंगे और उसके बाद हम लामीज थ्योरम से भी करके देख लेंगे। तो देखो कोई भी जो सिंपल पेंडुलम टाइप क्वेश्चंस और कूलम्ब्स लॉ वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सबसे सिंपलेस्ट केस क्या होगा, देखो टाइप 1। ये टाइप 1 छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लो हमारे पास ये मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया और इस रिजिड सपोर्ट से एक सिल्क थ्रेड से दो पेंडुलम कनेक्टेड है, सिंपल पेंडुलम कनेक्टेड है। मान लो एक पेंडुलम ये, एक पेंडुलम ये, इसका भी मास m, इसका भी चार्ज q, मास m, चार्ज q मास m, इस साइड में लिखते हैं चार्ज q मास m, इसका भी चार्ज q और मास m। ये मैंने दो बॉब लिए सिंपल पेंडुलम के, आइडेंटिकल है, चार्ज दोनों को सेम दिया और सेम अमाउंट ऑफ मास दिया। मान लो वर्टिकल के साथ, क्यों ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी एंगल मान लो थीटा बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएंगे क्योंकि दोनों तरफ जो फोर्स लगेगा वो इक्वल अमाउंट में लग रहा है, मास भी इक्वल है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दे विल रिपेल ईच अदर, और इक्विलिब्रियम पे जाके कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। तो इसमें अगर मैं बॉब की पेंडुलम की लेंथ मान लूं, अगर सपोज करो L, तो ध्यान से अगर देखो तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये L है तो एंगल के सामने साइन होता है, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा। इसी तरीके से अगर ये भी देखोगे तो कितना हो गया, L साइन थीटा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक L साइन थीटा और यहां से यहां तक भी L साइन थीटा। तो टोटल लेंथ हो गया यहां से यहां तक 2L साइन थीटा। ठीक, अच्छा अब मान लो एक बॉब की हम बात करते हैं। एक बॉब को अगर हम पकड़ें, जो एक बॉब पे होगा वही दूसरे बॉब पे होगा। तो सपोज करो मैंने ये बॉब लिया एक, इसमें कितनी सारे फोर्सेस हैं, एक होगा वेट, एंड वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, दूसरा क्या होगा, टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग एंड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मान लेते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसका O है, ठीक है। और एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर, और ये इस डायरेक्शन में होगा, कोई रिपेल कर रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, ये लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा मान लें कि ये लाइन ले लें एक्स एक्सिस, मान लो ये लाइन ले लिया मैंने एक्स एक्सिस,
और इस लाइन को ले लिया मैंने वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो फोर्सेस है उसको एक्स और वाई के अलोंग यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको दिख रहा होगा सिंपल सी चीज कि एफ ई और एम जी, एफ ई अलोंग वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट इसका 0 होगा क्योंकि सारा का सारा फोर्स एक्स एक्सिस पे है। देयर विल बी नो वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरीके से एम जी इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन जो टेंशन है ये एक्स और वाई के बीच में है, तो टेंशन का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। तो अगर मैं टेंशन का ये थीटा एंगल ले लूँ, या टी है तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा। एंगल के साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल को अगर लेते हो, अगर मान लो ये टी है तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा एंगल के साथ, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे है ना। तो वही चीज मैं कर रहा हूं, एंगल है तो एंगल के साथ का हमेशा कौन सा कंपोनेंट होगा, ये एंगल है, एंगल ये टी है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, ऐसे कंप्लीट करोगे ये दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ये एम और जी है, ये एम और क्यू और एम, चार्ज क्यू मास एम, ठीक, ये हो गया। तो एफ ई, और ये हमने इसका मतलब टेंशन को रिजॉल्व कर दिए एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग और वाई कंपोनेंट के लॉन्ग। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो जो एफ ई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 Q इंटू क्यू बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, के Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ठीक। हाँ mg, तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल दी, mg हमें पता ही है। अब यहां पर क्या करा हमने, t को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किए। अब यहां पर क्या बोलेंगे, सिंस बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, बॉब किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है बॉब। तो जब इक्विलिब्रियम में होगा इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0 एंड ऑल्सो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 0। तो वाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स क्या होगा, देखो एक अपवर्ड फोर्स है टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड है एम जी, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0, नेट फोर्स इज 0। तो वी कैन से टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। इसी तरीके से अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो नेट फोर्स होगा टी साइन थीटा माइनस एफ ई इक्वल्स टू 0। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई, और एफ ई की वैल्यू चलो हम बाद में डाल देते हैं, या चलो लिखो एफ टी साइन थीटा हो गया हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये इक्वेशन हमारी एक ये बन गई, और एक हमारी इक्वेशन ये बन गई। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ये दो हमें बेसिकली मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। भाई एक चीज हमें जो है अननोन होगा और बाकी सब चीजें हमें नॉन होंगी, तो एक अननोन चीज हमें निकालना होगा और बाकी सब नॉन होगा। ये तो चार्ज निकालना होगा, बाकी सब दे रखा होगा, एंगल निकालना होगा, बाकी सब दे रखा होगा, मास निकालना होगा, बाकी सब दे रखा होगा। तो इस तरीके से टेंशन निकालना होगा, बाकी सब दे रखा होगा। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, तो दो इक्वेशन हमारा बन गया। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आ जाएगा सीधा। तो टेन थीटा आ जाएगा हमारा, दिस बाय दिस करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन एम जी। 1 अपॉन एम जी से डिवाइड कर दिया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा हम यहां ले जा सकते हैं। तो टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर एम जी। तो ये एक हमारी मान लो इक्वेशन बन गई, ठीक। तो यहां पर हमने जो इक्वेशन बनाई, ये कैसे बनाई, ये इक्वेशन हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व करके बनाई। यही इक्वेशंस को हम लामीज थ्योरम से भी बना सकते हैं, इन इक्वेशंस को हम लामीज थ्योरम से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो अगर लामीज थ्योरम से बनाएंगे तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं, चलो इसको पॉज करके नोट करो। ये मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से किया, इसी को मैं आपको लामीज थ्योरम से करके बता रहा हूं।
तो इक्वेशन क्या आई हमारी, देखो एक तो मैं जो इक्वेशन आई इसको छोड़ देता हूं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता ही है क्या होता है, उसको हम बाद में लिख देंगे जरूरत पड़ेगी तो। ये हो गया एक क्वेश्चन हमें ये, और एक क्वेश्चन हमारी ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या लामीज थ्योरम से भी सारी चीजें आ जाती है। अगर लामीज थ्योरम यहां से देखो तो कितनी सारी फोर्सेस, देखो ये देखो, अब मैं दिखाता हूं आपको। ये हो गया mg, ये इधर क्या है Fe, और इधर क्या है ये है T, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल कितना है बताओ भाई, थीटा 90, तो 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 90। तो ये वाला एंगल ये 90 हो गया, और ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो पूरा एंगल कितना होगा ये, या 180 मान लो इसको, पूरा 180 होता है, 180 में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आ गया हमारा, ये वाला एंगल, ये पूरा यानी कि T और mg के बीच का एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल हमें दिख रहा है क्या है 90 डिग्री है। अब लामीज थ्योरम अगर यूज करते हैं तो देखो लामीज थ्योरम क्या कहता है कि T और T के अपोजिट एंगल क्या है 90, तो साइन 90 इक्वल टू क्या करेंगे FE, और FE के अपोजिट क्या है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू mg, और mg के अपोजिट क्या है, mg के अपोजिट क्या है देखो 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, ये कर दिया, ठीक है। अगर तुम साइन 90 होता है 1, तो t बाई 1 इक्वल टू FE बाई साइन 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, और mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं तो t कॉस थीटा किसके बोला जाएगा mg के, वही तो वहां पर आ रखा है, तो इक्वेट कर देंगे तो यही कर देते हैं, देखो t कॉस थीटा इक्वल टू mg आ जाएगा, और इसको अगर इससे इक्वेट कर दोगे, सॉरी ये इसको अगर इससे इक्वेट कर दोगे तो t साइन थीटा कितना आ जाएगा Fe। तो यही तो हमारी दो इक्वेशन आई थी, तो लामीज थ्योरम से भी हमारी वही इक्वेशन आ गई। तो मैंने बताया जब इक्विलिब्रियम पे फोर्सेस होती हैं, तीन फोर्सेस, तो वहां पर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से भी कर सकते हो, लामीज थ्योरम से भी कर सकते हो, दोनों आना चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो जो आसान लगता है, जिससे जल्दी हो जाता है, उसको यूज कर लो, जिसमें आपका दिमाग तेज चल जाता है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे पेंडुलम टाइप क्वेश्चन को अगर बॉब इक्विलिब्रियम में है तो लामीज से भी कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम पे हो। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो फिर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं करके। मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं, तो इसको पॉज करके आप नोट करो। अब मैं आपको सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से करके बताता हूं, आप लामीज थ्योरम से खुद भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है, टू मेटालिक बॉल, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं आपको। टू मेटालिक बॉल of mass m and charge q, of mass m and charge q, of mass m and charge q are suspended from a support, are suspended from a support, suspended from a support, are suspended from a support and they are in equilibrium, and they are in equilibrium, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पे है, तो लामीज थ्योरम भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है
Now charge from the left ball. Now charge from left ball. Charge from the left ball increased from Q to Q, यानी कि Q से 2Q कर दिया उसका चार्ज, एंड मास रिमेन्स सेम, एंड मास रिमेन्स सेम, मास इनका सेम रहा, ठीक है। तो विच ऑफ द डायग्राम इज करेक्ट, तो विच ऑफ द डायग्राम इज करेक्ट, कौन सा डायग्राम इसमें करेक्ट होगा। पहला डायग्राम है, देखो क्या है, ये हमारा 2Q Q, यहां पर ये बोल दिया कि ये भी थीटा अगेन एंड अगेन ऑल्सो थीटा, पहला। सेकेंड, ये सब रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होगा। सेकेंड 2Q Q Q, और ये लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये इसने मान लिया है फाई, और ये मान लिया है थीटा, और फाई इज ग्रेटर देन थीटा। सेकेंड। थर्ड डायग्राम है इसके जस्ट अपोजिट, ये वर्टिकल लाइन बना दिए, ये हो गया 2Q, ये हो गया Q, ये एंगल ले लिया वही थीटा, ये एंगल ले लिया फाई, फाई इज अगेन ग्रेटर देन थीटा। एंड फोर्थ डायग्राम क्या है, ये भी फाई, ये भी फाई, और फाई इज ग्रेटर देन थीटा। ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो कंसेप्ट आपको बताया, अगर ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे होंगे, बॉब जब इक्विलिब्रियम पे जाके रुक गया तो वहां पर दो इक्वेशंस आपको बताई थी कि t cos थीटा इक्वल्स टू mg और t sin थीटा इक्वल्स टू fe। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस बॉब की बात करूं, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, Fe। इस पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। ऐसा थोड़ी होगा कि जिसका चार्ज ज्यादा है, मान लो ये 2Q है, ये Q है, तो इस पर फोर्स ज्यादा होगा, इस पर कम होगा, ऐसा थोड़ी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, जितना इस पे होगा उतना इस पे होगा, मास दोनों का सेम है, ध्यान रखना, ये मास सेम है। तो अगर मैं इस बॉब की बात करूं तो इस बॉब पे भी Q और M चाहे Q चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा। तो ये Q है, ये M है, मास, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो क्योंकि दोनों का मास सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी जो वेट है वही इसका वेट है। तो दो फोर्स तो यहां पर बराबर हो गए। तो दो फोर्स अगर बराबर हो गए तो तीसरा फोर्स अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर दो फोर्स कहीं भी देखना, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम पे है और दो अगर इक्वल है तो थर्ड फोर्स भी अपने आप तीसरे के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो टेंशन यहां होगा फिर वही टेंशन यहां होगा, टेंशन विल बी सेम, ठीक है। तो इसका मतलब यहां हो गया कि यहां भी टेंशन सेम होगा। लेकिन इस केस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पहले वाले केस, जब ये दोनों क्यू क्यू था, ऐसे मान लो ये कंडीशन थी और ये भी क्यू, ये भी क्यू, और मास सेम ये था, और ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये कम था, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा तो दूर तक रिपेल करेगा ना भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो दूर जा रहे हैं बॉब, ये किसकी वजह से जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जा रहे हैं। अब का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज एक पे ज्यादा आ गया, एक पे क्यू था 2Q आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये F डैश मान लेते हैं, ये ज्यादा होगा Fe से। यहां पर अगर मैं Fe मान लूं तो बाकी सब चीज तो सेम रहेगा,
बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, और जो यहां होगा वही यहां होगा। तो जैसी इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां वैसी यहां, तो ये एंगल तो फिर हुआ इक्वल। भाई जैसी कंडीशन यहां वैसी कंडीशन यहां, ये दोनों एंगल तो इक्वल है, ये बात तो ठीक है इसका मतलब। दूसरी चीज, अब यहां पर जो ये वाला एंगल होगा, मैंने बताया क्योंकि फोर्स ज्यादा है तो दूर तक रिपेल करेंगे, तो ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा अब ज्यादा होगा। तो नेचुरल सी बात है, जो फाई होगा, ये तो कॉमन सेंस है, ये जो फाई होगा वो थीटा से ज्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, करेक्ट ऑप्शन इज दिस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और हमने देख लिया कि क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे, अच्छा मास अगर दोनों का अलग अलग होता तो अलग सिचुएशन बन जाती, क्योंकि मास दोनों का सेम है तो वेट भी दोनों का सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम है, टेंशन भी सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जो यहां होगा वही यहां होगा, तो दोनों एंगल हुआ इक्वल, और एंगल इक्वल हुआ, लेकिन अब का जो एंगल है वो पहले वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां का टेंशन डिफरेंट होगा यहां का टेंशन से, ये ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां अलग है यहां अलग है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो चीज यहां है वही चीज यहां है, दोनों चीज क्या है? सेम है। तो इसका मतलब यह हुआ जब दोनों चीज सेम है तो एंगल विल बी सेम, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है ना। तो दूर जो जाएगा वो वर्टिकल से बीच से इक्वल अमाउंट में जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर खिंच रहा है। ऐसे मान लो नीचे ही बराबर खिंच रहा है, साइड में बराबर खिंच रहा है, तो इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होगा और इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दूर भगाने वाला फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा एंगल क्रिएट करेगा विद वर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं, देखो ऐसा ही इसी केस में अगर मैं दूसरा केस बनाऊं, देखो इसी में अगर ले लूं, ऐसे ही क्वेश्चन में अगर एक और केस बनाते हैं कि अगर एक का मास ज्यादा और एक का मास कम है तो क्या होगा। देखो अगर मान लो ये हमने लिया, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो नेक्स्ट, इसको बिठा देते हैं पहले। तो दो ही सिचुएशन होगी, चार्ज सेम, चार्ज डिफरेंट, मास सेम, मास डिफरेंट। तो चार्ज डिफरेंट है उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा अगर मास सेम है तो, है ना। तो सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि चार्ज अगर डिफरेंट कर दिया तो चार्ज अगर बढ़ाया तो एंगल विल बी मोर, बट एंगल विल बी सेम अगर मास सेम है तो। लेकिन अगर मास अगर डिफरेंट है, मान लो ये हमने बॉब लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो इस तरह से आया कहीं, ये हमने लिया, ये वर्टिकल है, ये इधर और इधर हमने बनाया ऐसे, Q1 M1 Q2 M2 ये ले लिया हमने, और ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल हो गया अब θ2। अब ये दोनों एंगल अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि अगर दोनों को और ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों का सेम होगा, जितना यहां उतना ही यहां सेम होगा, लेकिन जो इनके बीच का ये जो वेट होगा, इसका होगा m2g और इसका वेट होगा m1g, है ना। तो इसके लिए अगर इक्वेशन बनाओगे तो क्या आ जाएगा? tan θ2 इक्वल टू कितना जाएगा? जैसे हमने इक्वेशन अभी बनाई थी तो कितना था? Fe अपॉन m2g, और दूसरे वाले क्या जाएगा? tan θ1 इक्वल टू Fe तो सेम है और m2g m1g। तो जिसका मास कम होगा, अगर मान लो m1 कम है m2 से, मान लो कि m1 कम है m2 से, इसका मतलब ये हो गया कि F अपॉन m2g, अगर m1 कम है m2 से तो ये चीज जो होगा कम होएगा, और Fe अपॉन m1g ज्यादा होगा, क्योंकि m1 की वैल्यू कम है, Fe तो सेम है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ये इससे कम हुआ, इसका मतलब ये भी इससे कम हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से tan θ2 इज लेस देन tan θ1, तो θ2 इज लेस देन θ1। उल्टा हो गया, देखो ठीक है। तो अगर मास डिफरेंट होगा तो जिसका मास कम होगा, देखो जिसका मास कम है, यानी कि m1 का मास कम है तो उसका जो एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ ज्यादा होगा, यानी ये एंगल ज्यादा होगा और ये एंगल कम होगा। समझ में आया क्या बताया? कि अगर दो बॉब हैं, दोनों पे डिफरेंट चार्ज है चाहे सेम चार्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम होगा, इक्वल अपोजिट। लेकिन जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो फिर मास के साथ अलग अलग होगा। अगर मास दोनों का डिफरेंट है तो वर्टिकल के साथ एंगल डिफरेंट होगा। कैसे? ये बताया तरीके से,
यानी जब हम इसकी बात करेंगे तो tan θ2 कितना आ जाएगा Fe/mg2, और इसके लिए कितना आ जाएगा tan θ1 = Fe/m1g। तो क्योंकि अगर मैं एक कंडीशन ले लूं कि लेट m1 इज लेस देन m2, कि m1 m2 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर m1 m2 से कम होगा तो ये चीज की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये चीज की वैल्यू कम आएगी, तो ये चीज ज्यादा होगा, ये चीज ज्यादा होगा tan θ2, और tan θ1 ज्यादा होगा, tan θ2 कम होगा। तो अगर tan θ2 कम है tan θ1 से, तो θ2 इज लेस देन θ1। तो मास के इनवर्स रिलेशन ऐसे मान लो, जिसका मास ज्यादा वर्टिकल के साथ उसका एंगल कम। कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं भाई, अगर मान लो ये बॉब है, नीचे ज्यादा खींच रहा है, एक वेट जिसका ज्यादा होगा नीचे ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो मीन की तरफ लाने की कोशिश करेगा ज्यादा, तो एंगल कम हो जाएगा। भारी चीज ज्यादा खींचेगी तो मीन के पास आने की कोशिश करेगी। उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा था, दूर जाएगा है ना, मीन से दूर, और वेट ज्यादा होगा तो मीन की तरफ आएगा। कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, फार्मूले से भी आपको पता है। तो इस तरीके से ये हमने दो सिचुएशंस बनाई, जितनी भी बन सकती है इसमें, ठीक है। तो वो सारी बना के बताई कि मास सेम, चार्ज सेम, एंगल विल बी इक्वल। मास डिफरेंट, मास सेम, चार्ज डिफरेंट, तो क्या होगा, एंगल विल बी सेम। लेकिन अगर चार्ज बढ़ाते जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा वर्टिकल के साथ में। तीसरी चीज बताई, मास डिफरेंट, चार्ज डिफरेंट, तो क्या होगा, जिसका मास ज्यादा उसका वर्टिकल के साथ एंगल कम। ये बन गया। तो ये सारे इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इक्वेशंस बनाना सीखते हैं बेसिकली। इसमें क्या लिया मैंने कि मान लो ये हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया, रिजिड सपोर्ट में एक सिंपल पेंडुलम यहां से टंगा हुआ है, ये इसका वर्टिकल होगा ऐसे, एक यहां से टंगा हुआ है, ये वर्टिकली डिस्टेंस, वर्टिकल लेंथ होगी, वर्टिकली होगा ये लाइन, और ये इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया मान लो d। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, जो इनका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मान लो दोनों पर मैंने चार्ज लिया q, लेकिन एक पर q और एक पर -q, अपोजिट। अब तक क्या था, सिमिलर चार्ज लेते थे, अब क्या ले रहे हैं, अपोजिट चार्ज ले रहे हैं। तो जब इसका अपोजिट चार्ज लेंगे तो दे विल अट्रैक्ट। तो मान लो अट्रैक्ट करके कुछ यहाँ ये चला गया, मान लो कुछ यहाँ ये चला गया, मान लो कुछ यहाँ, और यहाँ पर आकर के रुक गया, यहाँ पर आकर के रुक गया। तो ये हमने जो डिस्टेंस लिया पहले d था, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ, ये अगर मान लो इसकी लेंथ l है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। थीटा की बात वही बताई मैंने, अगर मास डिफरेंट होता, मास दोनों का सेम लिया, ध्यान रखना, मास इज सेम, मास अगर डिफरेंट होता तो ये एंगल भी अलग अलग होते, लेकिन मास यहाँ पर क्या है, मास यहाँ पर क्या है, मास यहाँ पर दोनों का सेम है, तो एंगल वर्टिकल के साथ एंगल जो होगा वो सेम होगा, चाहे रिपल्सन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो। अच्छा, तो यहां पर हो गया, देखो अब इसमें ये अगर ले लूं Q और M, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, देखो ये यहां से आ जाएगा, ये डिस्टेंस मतलब ऐसे डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो ये L है, तो ये L sin थीटा जाएगा, तो L sin थीटा। इसी तरीके से ये भी L sin थीटा हुआ। अगर ये अलग अलग एंगल होता, मास अलग अलग होगा, तो एक तो θ1 ले लेते, एक का θ2 ले लेते, ठीक है। तो अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो r है, तो r जो आ जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस, बॉब के बीच का, मान लो Q और M, तो यहाँ आ गया ना, Q और Q, यहाँ थोड़ी अब ये, यहाँ थोड़ी अब ये, तो यहाँ आ गया Q और M, ठीक है, यहाँ पर आ गया। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये है Q और M, ऐसे ये भी है Q और है M। अब यहाँ से बड़ा नहीं बन रहा भाई, ये ध्यान रखना है, Q और M, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा ये पूरा डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है, इसमें से ये और ये माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, d माइनस L sin थीटा, यानी कि 2L sin थीटा। ये डिस्टेंस हो गया चार्जेस के बीच में जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा तो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या है, टेंशन ऐसे होगा, एक बॉब को पकड़ते हैं, इक्विलिब्रियम में है, टेंशन होगा ऐसे, और वेट होगा इसका ऐसे, यानी कि mg, वेट होगा ऐसे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बनेगा, पहले के इसको लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी k q इंटू क्यू, यानी q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, d माइनस 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ठीक है।
अब यहां पर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या बताई, एट इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इक्विलिब्रियम लेंगे तो क्या होगा, ये टी है तो दिस विल बी टी कॉस थीटा, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा इसका इस साइड में टी साइन थीटा, टी साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये टेंशन इधर है तो साइन कॉस इधर साइन इधर, तो टी साइन थीटा यानी कि यार पहले लेते हैं टी कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, एम जी के। भाई सेम सेम कंसेप्ट चल रहा है, बस यहां पर क्या अट्रैक्टिव है, जैसे अब तक क्या कोई सेम चीज चल रहा है, कोई अलग थोड़ी है। पहले जो था वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अलग था, अब अलग तरीके से निकाला है। ठीक है, तो टी कॉस थीटा इज एम जी एंड टी साइन थीटा इज एफ ई। दो इक्वेशन बनानी थी, दो इक्वेशन बन गई। इसको फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा विल बी एफ ई अपॉन एम जी, और एफ ई की वैल्यू डालेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी माइनस 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर ऑन टू 1 अपॉन एम जी। अब इसमें क्या होगा, हमें जब इसके न्यूमेरिकल्स इस तरह से दिए होंगे, बेसिक में मुझे कंसेप्ट बताना था, तो इसमें जब न्यूमेरिकल आपको दिए होंगे तो एक चीज अननोन होगा, बाकी सब चीज नॉन होगी, यानी कि या तो थीटा वेरिएबल होगा, या डी वेरिएबल होगा, या एल वेरिएबल होगा, या एम वेरिएबल होगा, कोई भी एक चीज अननोन होगी और बाकी चीज क्या होगी, नॉन होगी, और उसको हम सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो आगे, पॉज करके नोट करो उसको। देखो इसमें अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमने जो क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस थे। अब हम इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस नहीं करते, उसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। देखो मतलब नॉन इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो यहां पर हम लेमीज थ्योरम यूज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना है। तो 4/5 एंड देखो क्वेश्चन है कि फाइंड दी, मान लो पहले दिया हुआ है कि ये मान लो ये है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक, और इसमें चार्ज क्यू मास एम, सेम चार्ज सेम मास, तो क्या बताया जब इक्विलिब्रियम में होगा तो क्यू चार्ज मास एम, क्यू चार्ज मास एम, एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम इन दिस कंडीशन, एंड लेट द एंगल विद वर्टिकल इज 45, एंगल विद वर्टिकल इज 45। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब इसको हमने क्या किया, इस के बॉब को, यानी कि एक तरफ को तो ऐसे ही छोड़ दिया, ये वर्टिकल है, एक तरफ ये जहां है वही रहा, दूसरे वाले को थोड़ा हमने ऊपर उठा दिया और ऐसे, और इतना इसको ऊपर ले गए कि मान लो जो एंगल है ये 53 एंगल हो गया। इसमें कुछ एंगल्स यूज होंगे, यहां पर लिख लेता हूं मैं। तो ये जो एंगल यूज होगा आपका साइन 53, तो साइन 53 आपको याद भी होना चाहिए कि वैल्यू होती है 4/5, और यही वैल्यू होती है कॉस 37 की, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका साइन 37, साइन 37 होगा 3/5, 3/5, इसकी वैल्यू होगी 3/5, और यही वैल्यू होती है कॉस 57 की, 53 की, 3/5। ये इनकी वैल्यू कुछ यूज होगी, तो उसको हम अभी यूज करते हैं। देखो अब इसमें देखो है क्या, अब ये कह रहा है इसमें कि हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक बॉब को पकड़ा और 53 डिग्री एंगल पे खींच के ले गए। तो नेचुरल सी बात है, जब 53 पे ले गए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो गया तो अब तो ये बॉब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। अगर बॉब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा तो फिर ये जब ऊपर ले आएंगे तो फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब उस पर फोर्स लगा किस डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम डायरेक्शन, यानी टेंजेंशियली इस पर फोर्स लगा। तो टेंजेंशियली जब इस पर फोर्स लगा तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो क्वेश्चन है
कि व्हेन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहां लिख लो क्वेश्चन में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। अब कहता है कि व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल, या टू लिखो, टू एंगल 53, then what is the tangential acceleration? What is the tangential acceleration of the bob? Acceleration of the bob, यानी जो बॉब है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको देखो, इसमें आपको सीधा बताया था मैंने, जब इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो वहां पर हमने दिखा था कि tan थीटा होता है Fe अपॉन mg। ये ध्यान रखना, सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, tan थीटा इज Fe बाई mg, ठीक है। कैसे किया, अभी सारे क्वेश्चन जो इससे पहले किए हमने इसी से किए थे, तो सेम चीज है। तो यहां पर एंगल जो बोल रहा है 45 बोल रहा है, तो tan 45 कर दिया हमने, तो Fe इक्वल्स टू mg। तो याद रखो, जब भी 45 एंगल होगा वर्टिकल के साथ, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, tan 45 1 होता है, तो उस केस में Fe और mg क्या होगा, फिर इक्वल होएगा। Fe और mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू वेट, कब, इक्विलिब्रियम पे जब एंगल 45 का हुआ। अब आते हैं वहां पे, ठीक। अब इस कंडीशन में आते हैं, देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं। एक बॉब को भी हम छोड़ देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें फिलहाल, ठीक है। तो ये वर्टिकल था, इसको इधर ले गए हम, कितना है इसका mg, वेट है, एक है इसका, देखो टेंशन इसमें ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा t cos थीटा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एंगल कितना है 53 डिग्री एंगल पे लेके इसको, कितना एंगल है 53 डिग्री एंगल, 53 डिग्री एंगल। अच्छा, इसमें ये दोनों ही एंगल 55 पे, यहाँ लो ये भी 55, मतलब अब जो एंगल लिया, जो हम डिस्टर्ब किए इसको, जो हाफ एंगल बना 55, मतलब ये 53 है, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, ये चीज़ जो अब भी मान लो यहाँ पर आ गया है, तो 53 डिग्री। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसमें हम जो ये डिस्टेंस लेंगे, वो अब ये डिस्टेंस लेंगे, ये 53 अभी भी दोनों तरफ 53 जो बोला था मैं, एंगल बराबर नहीं है, एंगल बराबर है, बराबर पे हमने इसको खींचा है। बराबर पे नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंपल केस बन जाएगा जब इक्वल डिस्टेंस पे इसको हम खींचेंगे तो, ठीक। तो अभी हम देखते हैं क्या होगा, देखो तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये L है इसकी लेंथ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, अभी बताया था ये L साइन थीटा, L साइन 53, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा विद वर्टिकल, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, एक चार्ज यहाँ भी था, तो ये भी हो जाएगा L साइन 53, जैसे इसमें था वैसे ही है। अब इक्विलिब्रियम पर बस नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें बॉब में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, देखो इस तरह से होगा, मान लो ये इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल, यानी कि इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हमें देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स भी हमें टेंजेंशियल चाहिए, तो यानी हमारा काम यह है सबसे पहले निकालना कि इस लाइन के अलोंग, यानी जो फोर्सेस है उसको इस लाइन के अलोंग रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन चाहिए। तो वी विल, हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हमें चाहिए टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि F इक्वल्स टू ma कर देंगे तो टेंजेंशियल फोर्स से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो हमें टेंजेंशियल फोर्स का मतलब वो सारी फोर्सेस निकालनी है जो इस टेंजेंट के अलोंग है, ठीक। तो उसके लिए फिर एंगल चाहिए, देखो क्या होगा, ये 53, ये भी 53, ठीक है, ये 53 हो गया। ये पूरा कितना है इसमें, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा पूरा। तो ये अगर 90 डिग्री होगा तो फिर ये कितना हो गया एंगल 37, 90 माइनस 53, ये 90 होगा। अब देखो ये 90 होगा तो ये 37,
तो ये एंगल 53, ठीक है, ये एंगल 90, ये 53 प्लस 90, मैं 180 में से ये माइनस कर दोगे, ये पूरा 180 हो गया तरफ का एंगल, देखो यहां से यहां तक 180 हो गया, तो 180 में से क्या माइनस कर दोगे, दिस प्लस दिस, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये आपका फिर 37 आ जाएगा, ये 37 आ गया, ये 37 आ गया, तो ये 53 आ गया फिर दोबारा से, ऑल्टरनेट हो गया 37, 53, 53, 37, है ना। तो इस तरह से हमने ये एंगल निकाल दिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको बेसिकली इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए कि टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स कितना होगा, उसको सॉल्व करके निकाल देंगे, क्योंकि यहां तो हमें ना तो चार्ज की वैल्यू दे रखी है ना मास की वैल्यू दे रखी है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन बनाना सीखना है। अगर हमें चार्ज और मास और सब कुछ दिया रहेगा तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल देंगे, एंगल दिया रहेगा तो, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहां पर आपको फार्मूला बनाकर दिखा रहा हूं कि कभी भी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन ना हो तो वहां पर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां तो फिर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें ये 53 है, ये एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ई कॉस कॉस 53, ठीक है। ये एम जी है, ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस 37, एम जी कॉस 37, यानी ये टेंशन का, ऐसे टेंशन हो गया, तो टेंशन का तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं इसकी तरफ, क्योंकि टेंशन इसको ये है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो टेंशन क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं। तो रिजल्व जो खाली होगा वो वेट का होगा और एफ ई का होगा, टेंशन का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग नहीं होगा। तो नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट, net force along tangent will be what, net force along the tangent will be mg cos 37 minus mg minus fe cos 53, cos 53 ये आ गया। अब यहां पर हम cos 37 और cos 53 की वैल्यू डाल देते हैं, ये नेट फोर्स आ गया। देखो ये m इंटू ए के इक्वल कर दूं, व्हाट इज ए हियर, ए इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब m से m कैंसिल करते हैं तो एक काम कर सकते हैं, देखो यहां एफ ई की वैल्यू निकालेंगे। अभी एक चीज ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहां पर ये डिफरेंट होगा और यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि अब डिस्टेंस जो होगा उनके बीच का वो अलग अलग हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंट होगा, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंट होगा। तो यहां का अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन 45 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। इसको यहीं सॉल्व करता हूं मैं, साइड में देखो, तो के क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी एम जी और 2l साइन 45 का होल स्क्वायर, जो बाद में सॉल्व करेंगे इसको, 2l साइन 45 होल स्क्वायर, ये एम जी हमारा के क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां पर भी एफ ई की वैल्यू दिखाते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखो कहां करता हूं, देखो यहां करता हूं साइड में, तो यह जाएगा हमारा, देखो एम जी कॉस 37 माइनस एफ ई कितना जाएगा, एफ ई आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, और अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा एल साइन 53, तो 2l साइन 53, एल साइन 53, ये कहां पहुंचा दिया, चलो यहां पे ठीक है, एल साइन 53, ये भी वही लिख दिया यहां पर वैसे। तो अब कितना हो जाएगा, 2l साइन 53, 2l साइन 53 का होल स्क्वायर एफ ई कॉस 53, कॉस 53। तो अब हम क्या कर सकते हैं, के क्यू स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं एम जी साइन, एम जी 2l साइन 45 होल स्क्वायर लिख दूं, तो एम जी कॉस 37 माइनस के क्यू स्क्वायर की जगह एम जी और 2l साइन 45 का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर की जगह डाल दिया, अपॉन 2l साइन 53 और इनटू कॉस 53। ये दिख रहा नहीं साइड में, थोड़ा सा कट गया भाई, तो एक काम करो, थोड़ा सा इसको मैं यहां ना लिख करके ऊपर वाला दिख रहा है,
चलो नीचे ऊपर दिख रहा है, यहाँ देखें थोड़ा सा इधर कर लिखता हूँ, देखो mg cos 37 माइनस के क्यू स्क्वायर, ये लिख देंगे mg 12 sin 45, mg 12 sin 45 का होल स्क्वायर अपॉन 2l sin 53 का होल स्क्वायर और इंटू cos 53, ये आ गया। अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ mg कॉमन आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, m से m कैंसिल होके कट जाएगा। अब यहाँ डायग्राम मिटा रहा हूँ मैं इसको, सॉल्व यहाँ तक आ गया होगा, एक बार समझ लो इसको अच्छे से, नोट कर लो पॉज करके। हाँ देखो, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बेसिकली, इसको हमें जस्ट सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो m से m कैंसिल हो गया, तो a टेंजेंशियल आ गया हमारा g cos 37, g भी कॉमन ले लेते, g दोनों में कॉमन आ जाएगा, m से m तो कैंसिल हो गया, तो cos 37 माइनस 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 इंटू cos 53 अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर 53, ये आ गया। तो 4l स्क्वायर से कैंसिल हो गया, g cos 37 की वैल्यू डाल दूं 4/5 माइनस साइन 45 कितना होता है 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू cos 53, देखो 3/5, तो 3 और 5 नीचे, साइन 53 का स्क्वायर कर देंगे और उल्टा कर देंगे, साइन 53 4/5 उल्टा करो 25/16, तो 25/16 जाएगा, कितना आ गया, g 4/5 माइनस 15 अपॉन 32। अब इसको अपने आप आगे सॉल्व कर लो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई और एग्जैक्ट आ गई, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई और एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, यानी ना तो हमें यहां मास की जरूरत थी, ना ही हमें यहां पर चार्ज की जरूरत थी। अगर मास और चार्ज दोनों बॉब पे अगर इक्वल होगा तो दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर हम उसको इक्विलिब्रियम से कुछ आगे खींचेंगे तो। समझ में आ गया, तो इसको आप नोट करो। तो बेसिकली मैं इक्वेशन बना के भी छोड़ सकता था, पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया, और हमने ये देखा कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है और चार्ज और मास सेम है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना मास पे डिपेंड कर रहा है ना ही चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, अब इसमें भी देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, और इसमें हम ये एससी वर्मा क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप देखोगे एससी वर्मा में तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ये है अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ having a charge of 5 into 10 to the power minus 7 coulomb is fixed in a vertical wall, if fixed in a vertical wall, a second particle B of mass 100 gram and having equal charge
and having equal charge suspended by a silk thread of length by a silk thread of length 30 centimeter from the wall. Point of suspension 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल. अब ये कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन is 30 centimeter from the particle A. Find the angle of the thread. With vertical when it stay in equilibrium. ये देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोला है कि पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻7 कूलम इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल वॉल. बनाते हैं साथ साथ में डायग्राम. देखो ये वर्टिकल वॉल है, ठीक, ये वर्टिकल वॉल ले लिया, यहां पर एक चार्ज फिक्स कर दिया. देखो ये रहा, अ पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 5 × फिक्स्ड इन अ वर्टिकल वॉल, फिक्स कर दिया, ठीक है. अ सेकंड पार्टिकल बी ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग इक्वल चार्ज सस्पेंडेड बाय ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल. यानी सिल्क थ्रेड से कनेक्टेड है और वॉल से जुड़ा हुआ है सिल्क थ्रेड, और उससे एक बॉल जुड़ा हुआ है जिसका मास है 100 ग्राम. अब ये कह रहा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पार्टिकल ए. ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये ओ मान लो, ये यहां से ये जो पार्टिकल ए है इसका जो बी का जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहां से 30 सेंटीमीटर ऊपर है, और साथ में इसमें एक और चीज बोला है, जो थ्रेड की लेंथ है वो भी 30 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 30 सेंटीमीटर है, यानी ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है. यहां पर मान लो ये इक्विलिब्रियम आके रुक गया, तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द एंगल विद इक्विलिब्रियम विद वर्टिकल. जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है. ये ए मान लो, ये बी है, ये दोनों को रिपेल कर रहे होंगे, इस लाइन के ऊपर ये इसको रिपेल कर रहा होगा. तो हमें बताना है जब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये एंगल विद वर्टिकल क्या होगा. तो उसके लिए देखो यहां पर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी कर सकते हैं और लाइमीज थ्योरम से भी कर सकते हैं, दोनों से इसको हम कर सकते हैं. तो देखो कैसे करेंगे इसको, जैसे इसमें हम ये इसका वेट हो गया mg, ये वेट हो गया इसका mg, ठीक है. ये मैंने y एक्सिस मान लो ले लिया और एक लाइन ले लिया, ये x एक्सिस है, ये दोनों क्या एक दूसरे के टेंजेंट है, दिख नहीं रहा टेंजेंट इसलिए दोबारा से बना दिया. ये लाइन मैंने एक बनाया, यानी ये इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है. अब देखो क्योंकि दोनों साइड इक्वल होगा, पहले एंगल निकालते हैं कितना कितना होगा. देखो अच्छा, और ये इस लाइन पे लग रहा है, इस लाइन पे लग रहा है, ठीक है. तो सबको हम पहले क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, जिसको रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे और इक्वेट कर देंगे, और उसको इक्वेट करके फिर हम थीटा निकाल देंगे. देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले मान लो मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है, इसके अलोंग और इसके अलोंग. तो क्योंकि ये जो है ये इसका टेंजेंट बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने, टेंजेंट. तो पहले एंगल निकालते हैं कितना कितना होगा. देखो ये, और एक ये वाला हो गया फोर्स mg, ये mg है, और ये हो गया इसका टेंशन. 3 फोर्सेज हो गए, तीनों फोर्सेज हमने निकाल दिए, ठीक है.
अब इसमें एंगल निकाल, देखो ये वाला एंगल क्या होगा बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये अगर मान लो थीटा है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, देखो इसमें अगर ये फाई है, दोनों इक्वल होगा एंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो 5 + 5 + थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 फाई इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, तो फाई कितना आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल पता लग गया, कितना आया एंगल, ये यहाँ कहीं साइड में लिख देता हूँ, 90 माइनस थीटा बाई 2 आ गया एंगल, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल कितना होगा 90 होगा, ये एंगल पूरा 90 है। अब देखो इसका सम और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल फिर कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो कितना हो जाएगा एंगल, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 ऐड कर दो, देखो 90 माइनस थीटा बाई 2 यहाँ कर देता हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा इसको मैं, 90 माइनस थीटा बाई 2 यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल पूरा 90 है, प्लस 90 और प्लस ये वाला एंगल, मान लो मैंने एक्स ले लिया, इसको इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, कितना आ गया फिर ये 90 90 180 कट जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा थीटा बाई 2, यानी ये वाला जो एंगल आ गया थीटा बाई 2 आ गया। क्लियर, मिटा रहा हूं उसको, पॉज करके नोट करते रहो, मिटा दूंगा इसको सारा, मैं भी एंगल निकाल करके हटा दूंगा सारा। अब आगे देखते हैं, देखो ये पूरा एंगल देखो, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी तो वही होगा थीटा बाई 2, ठीक है। अब कौन सा एंगल रह गया, देखो अब कौन सा एंगल रह गया, अब कौन सा एंगल रह गया, ठीक 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 ठीक, चलो हाँ देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, जगह नहीं बची यहाँ पर, तो ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा, सारा एंगल निकाल दिए, ये भी निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, छोड़ो बेकार में क्या निकालना है इसको, ठीक है। ये वाला एंगल वैसे पता ही लग गया हमें थीटा, तो इसकी जरूरत नहीं है इसलिए छोड़ दिया इसको, ये क्या है टेंजेंट है, एफ ई का कंपोनेंट, चलो निकाल लेते हैं इसको भी, जरूरत क्या है। ये पूरा एंगल कितना होगा, देखो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये थीटा है, ये पूरा 90 है, ये माइनस कर दोगे 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एंगल हमने निकाल दिए, एक बार देख लो कैसे कैसे ही निकाला, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा बाई ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2, ऐसे निकाल दिया, ये एंगल पता लग गया। उसके बाद हमें क्या करा हमने, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया, ये 90 हो गया, ये एंगल निकाल दिया, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो थीटा बाई 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, अच्छा ये थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2 हो गया, ये और ये थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, पैरेलल लाइन है दोनों, ये 90 है तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, कैसे 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 हो थीटा बाई 2, सॉरी भाई 90 माइनस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 होगा ना ऊपर वाला, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, देखो इसमें इस तरीके से हमने इसको एंगल निकाल दिए सारे। अब क्या करेंगे, देखो उसमें हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0। अब यहां पर देखो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, देखो इस एक्सिस पे नेट फोर्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई मान लो सॉरी, और ये एक्स मान लो, ठीक है। तो इतना हौच पौच हो गया डायग्राम, ये दिख रहा है क्लियर, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा होगा, हाँ ये हो गया एम जी, देखो ये एम जी, तो एम जी का ये वाला देखो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इधर वाला फोर्स, ये बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, क्या हो जाएगा ये एम जी कॉस थीटा, एंगल के साथ कॉस होता है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा आ गया ये, ठीक है। अब देखो और क्या रहेगा इसमें, एफ ई का ये है, एफ ई
तो एफ ई का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला फोर्स क्या होगा, ये वाला इधर के लॉन्ग, ये एंगल के साथ का हो गया ये, तो ये वाला फोर्स हो गया ऐसे, मैं एरो बना के यहाँ लिख रहा हूँ उसको, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स हमारा हो गया एफ ई कॉस थीटा बाई टू, एफ ई कॉस थीटा बाई टू, और इसका रेक्टेंगुलर दो कंपोनेंट निकाल दिए इसके, एक ऐसे और एक ऐसे, ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये ले लिया वाई एक्सिस, तो ये क्या जाएगा इसका ये वाला कंपोनेंट इधर वाला एफ ई कॉस थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो फोर्सेज निकाल दिए। देखो अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, एफ ई कॉस थीटा बाई टू, नीचे की तरफ क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया एम जी कॉस थीटा है कि साइन है, ओहो ये गलत कर दिया भाई, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये देखो ये थीटा ये वाला एंगल है, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसके अलोंग देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है हमारा इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि ये, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ ई कॉस थीटा बाई टू इक्वस टू जीरो, इक्वस टू जीरो। यहां से अगर हम देखेंगे तो एम जी किसके को आ जाएगा, एम जी साइन थीटा इक्वस टू, आ गया हमारा एफ ई कॉस थीटा बाई टू, एफ ई कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो एफ ई कॉस थीटा बाई टू आ गया ये, इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, एम जी टू साइन थीटा इंटू थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू इक्वस टू एफ ई कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया टू एम जी साइन थीटा बाई टू इक्वस टू एफ ई, ये एफ ई के इक्वल आ गया। और एफ ई कितना होगा इसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, देखो उसके लिए मैं एक और चीज़ निकाल देता हूँ। देखो जैसे यहाँ से अगर मैं ये अगर मैं यहाँ से इस तरीके से करूँ, देखो ये, तो ये वर्टिकल इसको डिवाइड करेगा, ये भी थीटा बाई टू होगा, ये भी थीटा बाई टू होगा, ये साथ साथ लिखते रहना क्योंकि हौच पौच हो, क्योंकि डायग्राम छोटा बन गया तो इसीलिए हो रहा है ऐसा ये। ठीक है, तो ये अगर देखोगे तो कितना जाएगा, ये अगर एल है तो ये कितना जाएगा, एल साइन थीटा बाई टू, ये भी एल साइन थीटा बाई टू, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी ए बी कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा बाई टू। ये कैसे, देखो एक बार, ये एल मान लिया मैंने इसको, तो ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इसके ऊपर ऐसे, तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया इसमें, ये आधा एंगल हो गया हाफ थीटा बाई टू, तो ये कितना आ गया, ये एल मान लो, ये थीटा बाई टू, ये एल साइन थीटा बाई टू, ये भी एल साइन थीटा बाई टू, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा चार्जेस के बीच का ए बी 2l साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, देखो पहले सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ पर एफ ई लिखूंगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो टू एम जी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ ई की जगह लिख दिया के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको, अब मैं क्वेश्चन यहां से हटा ही देता हूं, उसको पॉज करके नोट कर लो उसको। तो इसमें अगर देखो तो टू एम जी साइन थीटा बाई टू इक्वल आ गया एफ ई कितना है, के क्यू स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 2l साइन थीटा बाई टू, 2l साइन थीटा बाई टू, ए बी जो है 2l साइन थीटा बाई टू, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें थीटा बाई टू थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बाई टू इधर आके ये क्यूब हो जाएगा,
ये क्यूब आ गया, और ये दोनों यहाँ नीचे आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर, एक 4 पहले से ही यानी कि 8 हो गया, 2 आ गया, और 8 इंटू एम जी, ये इक्वेशन बन गई देखो हमारी। तो यहां से हमारा आ गया साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एम जी। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां पर हमें y कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ी, सारा कुछ x कंपोनेंट से ही निकल गया, ठीक है। तो k कितना हो गया 9 इंटू 10⁹9, चार्ज कितना दे रखा था, कितना चार्ज था इसका, चार्ज हमें दिया था 5 इंटू 10⁻7, 5 इंटू 10⁻7 कूलम का स्क्वायर करेंगे, और 8, और मास कितना है, मास दिया है इसका, मास कितना है 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10⁻³ kg, जी हो गया, चलो 9.8 ले लेते हैं जी। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूं कितनी आएगी। तो ये आ जाएगा लगभग 0.032, कितना जाएगा 0.032 आ जाएगा, 0.032। स्क्वायर रूट करोगे, क्यूब रूट करोगे, इसका क्यूब रूट करोगे, 1/3 करोगे, तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी। तो इसका क्यूब रूट करोगे यहां से, तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा 17 बाई, इसका क्यूब रूट आ जाएगा, इसका कितना है, इसका क्यूब रूट, ये अपना आप सॉल्व कर लेना, क्यूब रूट निकाल लेना, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। तो ये 0.15 आ जाएगा, 0.15। तो यहाँ से थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 17/2 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 17 डिग्री आ जाएगा, इस तरह से। तो एक बार और इसको समझ लो कैसे कैसे किया, देखो थोड़ा लेंदी था। हमें क्या है, एक बॉब है, इससे अटैच्ड है बॉल मेटल बॉल है, और वॉल से अटैच्ड है, फिक्स्ड है वहाँ पर। दूसरा बॉल है थ्रेड से कनेक्टेड है, 30 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों का सेम मास है, और इसकी जो जहाँ पर ये सस्पेंडेड है वो ए से 30 सेंटीमीटर ऊपर है, थ्रेड की भी लेंथ 30 है। तो जब इसको हम टांगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में आएगा, और इक्विलिब्रियम पर जाके यहाँ पर ही रुक जाएगा, टेंशन ऐसे आ जाएगा, वेट इसका नीचे की तरफ आ जाएगा। ये थीटा है एंगल, ये एंगल हमें निकालना है इसमें। तो ये एंगल अगर थीटा हो गया, तो ये दोनों एंगल कैसे निकाला था, पीछे देखा होगा आपने निकाला, तो ये 90 - θ/2, ये भी 90 - θ/2 आ गया। उस तरीके से जब 90 - θ/2 आ गया, तो इस तरह से ये वाला फिर एंगल निकाल दिया, फिर हम ये वाला भी एंगल निकाल दिया, जैसे पहले निकाला था, ये वाला एंगल निकाल दिया, ये निकाल दिया, और ये सारे एंगल जितने भी सारे निकाल दिए इसमें। ये 90 - θ, ये θ/2, ये 90 - θ/2, ठीक है। फिर ये वाला एंगल θ/2, ये 90 - θ/2। तो इस तरीके से हमने क्या करा, रिजॉल्व किया, एक्स एक्सिस पे पहले रिजॉल्व कर दिया। वैसे वाई एक्सिस की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी रिजॉल्व करने की, एक्स एक्सिस पे ही रिजॉल्व करके सॉल्व हो गया सारा ये। तो यहाँ पर क्या किया, एफ ई का ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, एफ ई कॉस θ/2, क्योंकि एंगल θ/2 है। इसी तरीके से एम जी है, एम जी का ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो इसके अलोंग, क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरे, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है, तो इसके अलोंग भी इक्विलिब्रियम है, इसके अलोंग भी इक्विलिब्रियम है। तो अगर इसके अलोंग हमने इक्वेट कर दिया, तो इस तरीके से इक्वेट किया, यानी इस तरफ फोर्स है एम जी साइन θ2, ऊपर की साइड है एफ ई कॉस θ/2, दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई कॉस θ/2 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, साइन थीटा की जगह 2 sin θ/2 cos θ/2 लगा दिया, कैंसिल हो गया cos θ/2, तो एम जी साइन θ/2 इक्वल्स टू एफ ई आ गया। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, हाँ, उसके बाद सॉल्व किया तो साइन θ/2 की वैल्यू आ गई। ये क्यूब रूट है, ध्यान रखना है, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने साइन θ/2 की वैल्यू, जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.032 का क्यूब रूट, ये आता है 0.15, ठीक है। और 0.15 साइन में वैल्यू होती है 17/2 की, 17/2, तो θ/2 आ गया 17/2, तो थीटा आ गया हमारा 17। तो इस तरीके से हमने ये एंगल निकाल दिया। इसी क्वेश्चन को हम लेमीज थ्योरम से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो जो लेमीज थ्योरम से कर सकते हैं, उसको एक बार खुद करके देखना। मैंने लेमीज थ्योरम कंसेप्ट आपको बताया था। जिस भी तरीके से आपको आसान लगता है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज लेके आएंगे। तब तक के लिए क्या करना है, आज जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको रिवाइज करते रहना है जब तक कि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड ना हो जाए। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।